प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने हैं। इस बार विवाद अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर गरमाया है। मामले पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए और कहा कि राजनीति में परिवार और बेटियों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने चेले चपाटों को भी मर्यादा सिखानी चाहिए। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अपने लोगों को समझा लें, अगर वे फिर भी नहीं सुधरते हैं तो उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उन्हें ठीक से समझा देंगे। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सपा समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए संदेश माना जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद किसी की बेटी या परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है। अब अखिलेश यादव की बेटी पर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक मर्यादा और महिलाओं के सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख ये संकेत देता है कि सरकार सार्वजनिक संवाद में गरिमा बनाए रखने के मुद्दे पर कड़ा संदेश देना चाहती है, लेकिन सपा नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वे कह रहे हैं कि अखिलेश की बेटी के खिलाफ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने की जो टिप्पणी की है, आरोपियों पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। तो देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव की बेटी पर जिस तरीके से टिप्पणी हुई उसके बाद से प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो एक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि अपने चेले चपाटों को थोड़ा समझा ले, नहीं समझ पा रहे हैं हमारे हवाले करें, हम समझा देंगे। क्या मायने हैं, क्या एक बड़ा संदेश है इसके पीछे? चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। समाजवादी पार्टी में कोई भी चेला चपेटा नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं। जहां कहीं भी जुल्म और अन्याय होता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं। चेले चपाटे तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो चलिए, तो योगी अखिलेश की लड़ाई है और चेले चपाटों पर आफत आई है। देखिए, सवाल भी है और इन बयानों के क्या मायने हैं ये मैंने शुरुआत में ही कहा था। इन्हीं पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ एचएन उपाध्याय जी जुड़े हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं विवेक जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। हाँ विवेक जी, देखिए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश की बेटी के लिए अपना बयान दिया, बात कही, उसका बिल्कुल स्वागत है। और क्योंकि हम कल भी इस चर्चा में जब थे तो सभी बेटियों के सम्मान की बात हो रही थी, तो ये बात तो चलिए बहुत अच्छी है। जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो जाए, जल्द हो जाए, ये एक उम्मीद हम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो चेले चपाटों वाली आई और उनको समझाने वाली आई,
इसके क्या मायने थे? मतलब कुछ एक मुख्य उद्देश्य इसके पीछे इस तरह के बयान देने का, या कुछ ऐसी बात हो गई, या सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इस तरह की हरकत की हो उनकी बेटी के लिए, या इससे इतर कुछ और है इसके पीछे? देखिए राखी जी, जो किसी की बहन बेटी के लिए कुछ इस तरह का बयान दे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। एक चीज, हमारे पार्टी में कार्यकर्ता को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, और जिस तरह की भाषा देखी जा रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सबके लिए जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आती रहती है, तमाम चैनलों पे भी दिखती है, उसके ऊपर योगी जी ने एक निर्देश दिया, भाई अपने लोगों को आप भाषा की मर्यादा सिखाएं, इनको भी कुछ ज्ञान दें, इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में विद्वेष बढ़ता है। और अगर नहीं आप कर सकते तो हमारे हवाले कर दे। बाकी तो योगी जी का तरीका फार्मूला सबको मालूम, कैसे सिखाते हैं। रविंद्र जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, पुराने ये भी किसी समय उस मठ के सहयोगी रहे हैं उनके, और वो भी जो रविदास मेहरोत्रा जी बोल रहे थे वो भी भाजपा से निकाले हुए हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए समाजवादी पार्टी में। तो ये लोग अपने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी या हमारे कह लीजिए सहयोगी संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ, रविंद्र जी, मुझे आज मुख्य रूप से देखिए दो बातें हैं। एक तो जो उनकी बेटी की टिप्पणी जिस तरीके से उन पर की गई, उस पर तो बयान बहुत सकारात्मक रूप से है, और सभी लोग कहेंगे कोई किसी के बेटी के अपमान पर कोई नेगेटिव बात करे, मुझे नहीं लगता कोई करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो चेले चपाटों वाली बात आई ना कि उनको थोड़ा समझा लें, उनको थोड़ा उपदेश दें, अखिलेश जी जितने भी उनके चेले चपाटे हैं, नहीं संभल पा रहे, हमारे पास भेजिए, हम समझा देंगे। ये हालांकि ठीक है, योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है, मुझे कहना चाहिए, वो जिस तरीके से बात करते हो सकता है, पर इसका मकसद क्या है? समझाना मतलब कैसे समझाना, और क्यों ऐसी बातें आज उनको ये कहनी पड़ रही हैं? क्या कर दिया आप लोगों ने ऐसा? राकेश जी धन्यवाद। पहले मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण दूंगा कि अपने 35 साल के सामाजिक जीवन में मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा रहा। 2020 से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, क्योंकि उस परिवार के साथ में हम लोग 1962 से हैं। रही बात श्री गोरक्षनाथ मंदिर की, तो श्री गोरक्षनाथ मंदिर पे योगी जी से पहला अधिकार हम लोगों का है। वो तो बहुत बाद में, जब हम लोग अपने अधिकार का वहाँ पालन कर रहे थे तो योगी जी पैदा भी नहीं, मठ से जुड़े थे, राजनीतिक से कोई लेना देना था। अब आते हैं योगी जी की बात की या मुख्यमंत्री जी की बात की। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश एक पुलिस स्टेट है। उनका स्टेटमेंट है कि जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तुरंत कहा FIR दर्ज कराओ, या कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, या पूरी तरीके से उल्लंघन है। FIR दर्ज करने का जो अधिकार दिया गया है CRPC या BNSS में, वह केवल बाहर से आते अधिकारी थाने का, या अगर वो नहीं करता है तो SP साहब या जिले के जो इंचार्ज पुलिस अधिकारी होंगे उनको, या फिर अदालत करेगी। तो मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। अब अगर ऐसा वो कहते हैं कि उन्होंने किया है और ऐसा हुआ है, उसका सीधा सीधा मतलब हो गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कार्यों को, संवैधानिक कार्यों को करने के लिए केवल मुख्यमंत्री जी का निर्देश का पालन करेगी। उसके लिए CRPC BNSS का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए DGP से लेकर CO तक के अधिकारियों का कोई अर्थ नहीं है। इसी को कहते हैं पुलिस स्टेट। स्वीकार किया उन्होंने, दोबारा धन्यवाद। अब आते हैं, कहते हैं कि हम समझाएंगे साहब, तो इसे तो समझाने की क्लास ना तो मुख्यमंत्री के पास है और ना तो एक पीठाधीश्वर के पास में इस प्रकार की। लेकिन अगर वो समझाने की प्रक्रिया करते तो एक उदाहरण बता देता हूँ। उन्होंने समझाया था हमारे एक वरिष्ठ पदाधिकारी को अयोध्या जिले में, उसके ऊपर 12 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार का आरोप लगाया था, जेल भेज दिया था, तो उनका सामाजिक जीवन भी तबाह करने का प्रयास किया था, और बुलडोजर से उनके जितने भी नागरिक अधिकार थे सब कुचल दिए। जब DNA टेस्ट होता है तो माननीय अदालत डांट के पुलिस को खदेड़ देती है वहाँ, लेकिन तब तक सब कुछ लुट चुका था हमारे पदाधिकारी का। अगर उनका यही समझाने का तरीका है तो वो समझाते रहें। ये ठीक बात है कि अगर यदि उन्होंने समझाना है, समझाने की प्रक्रिया है,
तो पहले वो 20,000 उन अराजक तत्वों को समझाएं जिसका मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया, अपना भी लिया है मुकदमा उन्होंने वापस। वो चिन्मयानंद को समझाएं जिसने अपनी शिष्या और अपनी छात्रा के अस्मिता पर दाग लगाया और धोखा दिया, और पुलिस स्टेट का मदद लेके इन दोनों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। समझाना है तो बीएचयू के उन बलात्कारियों को समझाएं जो बलात्कार करने के बाद जब छूट के आते हैं तो फूल मालाओं और गाजे बाजे से स्वागत होता है। समझाना है तो गाजियाबाद मुरादनगर के अपने हिंदुवानी पदाधिकारी को समझाएं जो एलएलबी की छात्रा का बलात्कार करता है, जब निकल के आता है तो यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, फूल गाजा बाजा माला। समझाने की, अगर उसे समझाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन समझाना है अगर आपको तो आप इन लोगों को समझा लीजिए। तब ये जो एनसीआरबी आंकड़े दे रहे हैं ना, बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, कम से कम 2 सालों में 23-24 मिला के लगभग 8,000 बलात्कार हो चुके हैं। इनको क्यों नहीं समझा देते इन बलात्कारियों को जेल में जाके? क्या एक जनता दरबार लगा देते इनको समझाने के लिए? तो आप वो काम मत करिए जिसकी जिम्मेदारी नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने की आपको जिम्मेदारी नहीं है, आपको किसी भी हालत में समझाने की जिम्मेदारी नहीं है। आपको प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि अपने विभाग को देखे वो काम कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है तो भाषणबाजी से काम नहीं होगा। आपके पास कोई ठेका नहीं है किसी की पार्टी को समझाने का, अपने पार्टियों को समझाने का नहीं है। अगर आप अपने पार्टी को समझाए होते तो 100 विधायक निकल के आपके खिलाफ वेल में नहीं आए होते। मुझे लगता है वो काम ना करें जिस काम करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आशा करता हूं कि आपके माध्यम से संदेश मेरा जाएगा और वो काम करेंगे जिसके लिए वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? एचएन उपाध्याय जी, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। से जवाब दे रहे हैं, मुझको लगता है कि तीर एकदम निशाने पे लगा है। रविंद्र जी की तिलमिलाहट बता रही है, हालांकि मुस्कुरा भी रहे हैं, बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन मुझको लग रहा है कि जिस तरह से उनकी तिलमिलाहट एकदम तीर निशाने पे लगा, समाजवादी कुनबा तिलमिला गया है। कहीं न कहीं उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है कि इनके कार्यकर्ता जिस तरह से दंड होते हैं और जिस तरह से लाइन आर्डर की समस्या उत्पन्न करते हैं, उस ओर जिस ओर उन्होंने इशारा किया वो इशारा रविंद्र जी समझ रहे हैं, इनकी तिलमिलाहट बता रही है। और यही बात मुझको रविदास मल्होत्रा जी की बातों में दिखी कि वो बता रहे थे कि कानून जहाँ समस्या होती है वहाँ हम, अरे वही कानून व्यवस्था के लिए समस्या, उन्हीं कार्यकर्ता समस्या है। कौन सा कर्म कुकर्म इन लोगों ने छोड़ा है? मुख्यमंत्री आवास के बगल बलात्कार से लेके सीओ की हत्या को टिकट देने का काम तक तो समाजवादी पार्टी कर चुकी है। कोई कर्म इनके द्वारा छोड़ा नहीं गया। बाकी तो हमारे योगी जी के राज में पुलिस अपना काम कर रही है। जो कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करता है उसको पुलिस अदालत दलील तक ले जाती है। बाकी जमानत देना, पैरोल देना, ये सब अदालत का काम है। उसमें प्रशासनिक अमले का हस्तक्षेप कहाँ होता है? तो सरकार अपना काम कर रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में तय है कि जो हमारी बहन बेटी को छेड़ने की हिम्मत करेगा वो 24 से 48 घंटों में अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगा। या तो घुटने के नीचे गोली पड़ जाएगी अदालत ले जाते समय, वो ज्यादा फेल हुज्जत करेगा तो हो सकता है कि ऊपर चला जाए, अदालत पे पहुंचने की नौबत ना। ये दोनों स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। खुली चुनौती, अगर किसी ने बहन बेटी को हमारे छेड़ा तो अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगा। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि मुजफ्फरनगर में बहन बेटियों को छेड़े और पुलिस पकड़े, आजम खां का फोन पहुंच जाए, वो अपराधी छूट जाए। ये आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। राखी जी, ठीक है, अच्छी बात है विवेक जी, तस्वीरें हम देख पाए इस तरह की आने वाले समय में, तो मैं तो बिल्कुल देखना चाहूंगी और मैं तो कोशिश करूंगी कि कभी ये छेड़छाड़ और गलत एक्टिविटी वाली जो चीजें आती हैं वो कभी आए भी ना। होना भी चाहिए, यदि डर ही और खौफ ही नहीं रखेंगे तो फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे। लेकिन हाँ, उन घटनाओं को भी नहीं भूलेंगे जो हुई हैं और उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्योंकि विपक्ष को तो मौका मिला है ना, तो देखिए वो बोलेंगे। तो ये एक टास्क भी है कि आने वाले समय में ये चीजें ना दोहराई जाएं, तब तो माना जाएगा कि हाँ, कि हथौड़ा जो है वो दमदार पड़ता है, तब माना जाएगा। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 राखी जी। एचएन उपाध्याय जी, योगी आदित्यनाथ ने हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए कहा है कि जो चेले चपाटे हैं नहीं संभल रहे हैं, हमारे पास भेजिए, हम ठीक कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी बहुत सारी खरी खरी बातें आ चुकी हैं। उनकी समझाइश तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या कुछ कह चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए राखी जी, हमारी मुख्यमंत्री जी की भाषा
बस तुरंत जो है वाहवाही लूटने वाली होती है। वो जब लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री के बेटे ने किसानों पर जो है गाड़ियां चढ़ा दी, उसकी भाषा उस समय उनकी नहीं समझाया इन्होंने। कुलदीप सेंगर जी ने बेटी को छेड़ा, वो क्या बेटी नहीं थी क्या? हाथरस में दलित बेटी के साथ जो है दुर्व्यवहार के बाद जला दिया गया। राहुल गांधी जी गए देखने के लिए तो उनको पुलिस जो है सीने पर हाथ रख के पीछे ढकेल रही थी। तो क्या ये, और बीएचयू में रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा ही है, बीएचयू में जो बेटियों से छेड़छाड़ किए और आए तो उनको माला पहनाया जा रहा है, वो कौन लोग थे? क्या हमारे संविधान और लोकतंत्र समझाने का ये तरीका है क्या? देखिए मुख्यमंत्री जी बस ऐसे ही भाषा बोलते रहते हैं तुरंत वाहवाही लेने के लिए, इनको कानून से कोई मतलब नहीं है। आप बताए लखनऊ में एक महिला के साथ जो पानी में जा रही थी और किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उसमें और किस तरह से धर्म के आधार पर नाम लिए बाकी लोगों को छोड़ दिया। क्या ये लोकतंत्र, ये संविधान के संरक्षक जो है मुख्यमंत्री जी, ये भाषा बोलनी चाहिए उनको? सदन में किस तरह से बोलते? और स्वामी चिन्मयानंद जी जो शाहजहांपुर, जिनका केस खुद मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया। एक लड़की आरोप लगाती रह गई, फिर उसको डराना धमकाना, और उनका केस खुद वापस ले लिया। मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर जब स्वयं केस वापस ले रहते हैं, मुख्यमंत्री जी वही संसद में रो रहे थे, क्या इसको भूल गए क्या? अगर उस समय के भी लोग यही कहा करते, भैया देखिए कर हमको हवाले कर दिया, अरे पूरे प्रदेश के आप मुखिया है, आपके अंतर्गत पूरे प्रदेश के लोग हैं, इसमें हवाला करना न करने की बात क्या होती है? तो राखी जी, मुख्यमंत्री जी आजकल 2027 के चुनाव के जो है गलत तैयारी में लगे हुए हैं। वो हताश है, वो चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए कहीं हिंदू मुस्लिम के लेकर कभी हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो कहीं हमको सौंप दीजिए हम ठीक कर देंगे। मुख्यमंत्री के जो बनाए थे उनका हिंदू वाहिनी के साथ इन्होंने जिसके तरह क्या उनके पर नियंत्रण इन्होंने कभी लगाया? क्या उस समय के मुखिया ये भाषा बोलते थे कभी? उस समय के मुख्यमंत्री भाषा बोलते थे कि हमको सौंप दीजिए? अरे भाई सौंप दे तो मतलब सौंप देना क्या भाषा है? देखिए सब पुलिस और कानून ये कहते कि सौंप दे, कानून अपना काम करेगा, तो कुछ समय होता। कह दे रहे हैं कि हमको सौंप दीजिए, जिस तरह से एक गुंडा कहता है किसी व्यक्ति को, अरे उसको हमको सौंप दीजिए, उसको हम ठीक कर देंगे, ये भाषा है मुख्यमंत्री जी की। तो मुख्यमंत्री जी 2027 के चुनाव 2024 में हार चुके थे इंडिया गठबंधन से, और ये उत्तर प्रदेश में ही 272 सीट जाने से रोक दिया, 240 सीट पर ला दिया, जिसके ऊपर इनका जो है अविश्वास बढ़ा। उसी अविश्वास को दूर करने के 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिए जी। हाँ ठीक है एचएन उपाध्याय जी, ठीक है एक सेकंड। हाँ विवेक जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अपनी भाषा सीमित करे, ये भाषा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, उनके लिए जिस तरह गुंडा शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द आसानी से कहिए, अपने शब्द सुधारें, ये शब्द नहीं चलेगा यहाँ। भाषा सीमित रखें अपनी, आप बात रखिए। नहीं आप अपनी भाषा सीमित रखिए। उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराने वाले मुख्यमंत्री के लिए आप गुंडा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द अशोभनीय है, ये अशोभनीय है, ये आपको नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये उदाहरण है। नहीं गलत बात है। आप मुख्यमंत्री दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को संगठित अपराधी गिरोहों से मुक्ति दिलाई है। आप ऐसे योग्य मुख्यमंत्री के लिए ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सौंपने की कौन सी बात? ये गलत भाषा है आपकी। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप उनके लिए गुंडा शब्द का प्रयोग करें, कौन सी भाषा भाई आपकी? विवेक जी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या थे जिनको खींचा गया सड़क पर? हमारे पीठा क्या थे आप बताइए। बतकों को जो शंकराचार्य थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस कितने चुटिया पकड़ा उनका? कहाँ की बातें लेके आते हो भाई? कुछ भी नहीं कहा भाई। वो आपको शंकराचार्य से क्या वास्ता? आपका शंकराचार्य से क्या वास्ता? माननीय योग्य होते हैं आपको सनातन से शंकराचार्य से एक सेकंड रुकिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है विवेक जी। उनका ये कहने का तात्पर्य है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के नाते वो ऐसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें सौंप दीजिए, हम देख लेंगे, आप देख लेंगे या प्रशासन देख लेगा या कानून देख लेगा, ऐसा कह देते तो ठीक होता। उनका ऐसा कहना दिखाता है जैसे वो खुद एक उस औरा में है कि पूरी गुंडागर्दी वाली बात वो ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कार्यपालिका के मुखिया है वो क्या वो अपने मठ में ले जाकर थोड़ी ठीक करेंगे? अरे पुलिस तो ठीक करेगी ऐसे अपराधियों को, कौन ठीक करेगा?
अरे तो ये बाबा जी थोड़ी ठीक करें, बाबा जी मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिका के मुखिया है, वो ठीक करेगा। यानी जी। जिसको सौंपने की बात कह रहे हैं वो दोषी है, सिद्ध कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अरे भाई, अगर आप से नहीं समझ लगे, आप इसी तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे, संसदीय भाषा का, अगर आपका अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासन नहीं है तो आप भी वही उम्मीद करिए कि हमको जो बोल रहा है वो भी अच्छा हो। चलिए ठीक है, मुझे तो बस एक बात है, ये जो संज्ञा है रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ता हो सकते हैं पार्टी के, ये जो चेले चपाटो था मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अमूमन इस तरह की भाषा ठीक है हो जाती है, लेकिन कौन से लोग चेले चपाटे होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज हैं या हर कार्यकर्ता ही चेला चपाटा है? तो ऐसे तो हर पार्टी में हो जाएगा, और ये तो एक प्रतिक्रिया में आया भी समाजवादी पार्टी की तरफ से। रवींद्र जी तो खुद वहां के मठ के सोच सदस्य रहे, शिष्य रहे गोरक्षपीठ के। रवींद्र जी कहाँ बाहर है उससे? तो रविंद्र जी जो भी रहे, चेले चपाटे थोड़ी है, मैं तो ये पूछ रही हूँ उनसे कि चेले चपाटे कौन? रवींद्र जी तो खुद ही कह रहे हैं कि मठ से जुड़े हुए हैं, वहाँ के पीठ के सदस्य रहे हैं, ये वहाँ के शिष्य तो है ही है रवींद्र जी कहाँ उससे बाहर है? ठीक है, रविंद्र जी बोलिए। हम लोग श्री गोरक्षपीठ के सदस्य नहीं, गोरक्षपीठ के संरक्षक भी हैं, और सरदार पटेल से लड़ा है गोरक्षपीठ को बचाने के लिए। सरदार पटेल ने चैलेंज किया था गिरवाने को। तो आप उस चीज में मत जाइए। पहले दो चीज होगा कि आप सुधार कर लीजिए। जो दो चीजें श्री गोरक्षपीठ के बारे में गलत चलती हैं, अवैधनाथ महाराज वो अवैधनाथ जी महाराज है, और अवैधनाथ बहुत गंदा शब्द है, एक चीज ये। दूसरा, वह श्री गोरखपीठ है, प्रभु गोरखनाथ द्वारा स्थापित पीठ है। तो गोरक्षपीठ शब्द आ गया, कब आ गया मालूम नहीं। जैसे उनको योगी जी के नाम को लोग ऐसे ही चला देते हैं, क्या बोलते हैं, अजय सिंह बिष्ट नहीं है नाम, अजय सिंह बिष्ट नाम है, उन्हें चला देंगे। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कोशिश करिए कि आगे से ठीक है, सही चीज बोलिए। रविंद्र जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। मुखिया योगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में। बस एक चीज में बहुत जरूरी है, आपके दर्शक के लिए फायदा करेगा। योगी जी कार्यपालिका के मुखिया नहीं है, कार्यपालिका के मुखिया मुख्य सचिव हुआ करते। ठीक, मैम आप कुछ पूछ रही? हाँ, मैं चेले चपाटों वाले पे मेरा सवाल था, ये कौन? चेले चपाटे में असल में वो जिस संस्थान से आते हैं, वास्तव में चपाटों की परंपरा है क्योंकि वो वहां की परंपरा है, तो इसलिए वो शब्द उनके मुंह से निकला होगा, जैसे निकला होगा जान ले। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी में चेले चपाटों की परंपरा नहीं है। यहाँ पर अगर अखिलेश यादव जी मुखिया हैं तो हमारे जिले का कार्यकर्ता भी चेला चपाटा नहीं है, किसी भी हालत में चेला चपाटा नहीं है, और सबको बराबरी का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। तो वो उन्होंने इस परंपरा से आते हैं, साधु परंपरा से आते हैं, साधु परंपरा में चेले चपाटे रखे जाते हैं, तो हो सकता है उस प्रकार की सोच रही हो। ठीक है रविंद्र जी। एच एन उपाध्याय जी, ये चेले चपाटे का सवाल मैं विवेक जी से पहले ही पूछ चुकी थी, क्योंकि आप तब कनेक्ट नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में पलटवार किया कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो चेले चपाटे होंगे। तो इसका आशय यही था बस पूछने का कि कार्यकर्ताओं को आप चेले चपाटे बोल रहे हैं या बहुत क्लोज जो हैं उनको बोल रहे हैं? ये पर्टिकुलर जो वर्ड आया ना, इसलिए मैं उसका एक बात समझना चाह रही थी कि किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया। खैर ठीक है, समय की सीमा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, क्योंकि योगी और अखिलेश की लड़ाई की बात है, और क्यों हो गई है, एक टिप्पणी से बात निकल कर आई और यहां तक पहुंची है कि चेले चपाटों पर ये सारी चीजें आ गई हैं। सवाल इस बात का है कि भाषा कैसी है, किस परिप्रेक्ष्य में बोली गई है, उसका क्या उद्देश्य था, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया। लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रशासन देखेगा, प्रशासन के हवाले करिए, यहां तक ठीक था। तो विपक्ष का देखिए अपना मत है, अब जिसके जो मत हैं वो रखे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये मामला गरमाया है, देखिए इसमें क्या कुछ और अपडेट निकल के आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।